चलिए बच्चों, तो दूसरे लेक्चर के माध्यम से डिसीजन मेकर्स की हम चर्चा करते हैं। तो हु डिसाइड टू इश्यूज दिस मेमोरेंडम, अभी जो मेमोरेंडम की आपको चर्चा की गई उस मेमोरेंडम को, ठीक है, उस सूचना को कौन जारी कर रहा है। तो क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट। अब जैसे मुख्यमंत्री ने मान लो इस डिसीजन को साइन किया या राज्यपाल ने इसको साइन किया, तो अब राज्यपाल ने ही इस मेमोरेंडम को नहीं तैयार किया, अर्थात जो सर्वे सर्वाधिकारी है उसने साइन तो किया लेकिन इतने बड़े डिसीजन को उसने अकेले तैयार नहीं किया, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। ठीक, जैसे कल योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि अब उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन कैटेगरी 60% हो जाएगी। तो अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्या केवल उत्तर प्रदेश पड़ेगा? नहीं, अन्य प्रदेश की सरकारें भी अब इस प्रकार के निर्णय को अब बारी बारी लागू करेंगी, वो अपने यहाँ इसमें सुधार करेंगी। और उसमें कैसे? 50% ऑलरेडी आपके पास आरक्षण था, अब इन्होंने क्या किया, जो 50% जनरल रिजर्वेशन कैटेगरी थी उसी में से 10% दे दिया इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को, ईडब्ल्यूएस को। तो अब तक क्या था, ईडब्ल्यूएस उसी 10% में, उसी 50% में पाता था, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस को इन्होंने क्या किया, 50+10 कर दिया। तो अब 60% रिजर्वेशन, अर्थात जो फेयर कैंडिडेट होंगे वो केवल 40% पे फाइट करेंगे। 10% और गया, नॉर्मल कैंडिडेटों के लिए 10% का रिजर्वेशन और चला गया। तो अब इतना बड़ा डिसीजन क्या अकेले योगी ने ले लिया? नहीं, उन्होंने साइन किया मेमोरेंडम पर, उनके जो विभाग के लोग थे। ठीक है, उसके बाद इसकी चर्चा विधानसभा में की गई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली में की गई थी, तो वहां उन सबके माध्यम से डिसीजन हुआ और तब जाके इसको फाइनली कैबिनेट ने प्रपोजल के रूप में रखा और कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में इसको पास किया। तब वो मेमोरेंडम तैयार हुआ और तब जाके उस पर जो चीफ था अर्थात चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल, इनके माध्यम से भी तब ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी जो मैंने कहा कि कोई भी जो बिग डिसीजन है कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय अ सिंगल पर्सन हु साइंड इट डॉक्यूमेंट्स। नो, नॉट एट ऑल, इट इज आल्सो द डिसीजन ऑफ अ मेजॉरिटी। एक मेजॉरिटी का डिसीजन होगा तब जाके वो चीजें क्लियर होंगी। ठीक, तो इतना समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से ये जो करंट हमने आपको अभी तत्कालिक, ये कल का डिसीजन है, ये कल का मतलब कल के एकदम तत्कालिक निर्णय के आधार पर। देखो, पॉलिटी अगर पढ़नी है बेटा और सिविक्स पढ़ना है तो आपको डे टू डे जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, वो चाहे न्यूज के माध्यम से चाहे पेपर के माध्यम से, उनको आपको समझना होगा। तभी जो उसके पॉलिटी के जो टर्म होते हैं वो तभी समझ में आएगा, ना टर्म समझ में नहीं आएंगे। और तब तक, जब तक आप जाओगे नौकरी करने, जब तक आप तैयारी करोगे, जब तक उसका सामना होगा, तब तक बहुत चीजें आप कंफ्यूज रहोगे और भूले रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए डे टू डे के जो पॉलिटिकल इवेंट है उनसे अपडेट होना सीखो। और अब आप छोटे नहीं हो, अब आप छोटे नहीं हो, आपको सारी चीजें आती हैं, तो इसको भी आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके अंदर में आती हैं। तो द ऑफिसर वाज मेयरली इंप्लीमेंटेड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, ठीक, पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज पार्ट। वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व्ड अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री। So you have already read in the previous classes about some of them. Let us go over some of the main points that you have covered then. First of all, president is the head of the state. बताया गया ना कि president क्या होता है? स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं, याद रखिएगा। पॉलिटी की भाषा में स्टेट को एज अ कंट्री कहा जाता है। ठीक, पहले स्टेट के रूप में जाना जाता था। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? पूरे देश का मुखिया होता है एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, और देश का ये सबसे बड़ा औपचारिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड होता है, सरकार का मुखिया होता है एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स। और वो वास्तव में राष्ट्रपति, देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव का हेड तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन all the powers of the president are exercised by the prime minister because prime minister is the head of the government, not the president. किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ना कि प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए, लेकिन जो कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है, उसका हेड तो होता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी सारी पावर का इस्तेमाल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, क्योंकि वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक, ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, वही सारी मोस्ट ऑफ द डिसीजन को कैबिनेट मीटिंग में लेता है। थर्ड पॉइंट है कि पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। पार्लियामेंट में आपकी चर्चा की गई थी कि पार्लियामेंट मतलब अकेले नहीं बनता, पार्लियामेंट में 3 गवर्निंग बॉडी मानी जाती है। तो पार्लियामेंट में सबसे जो टॉप प्रायोरिटी माना जाता है, सबसे कह सकते हैं चीफ अथॉरिटी होती है, वो होती है आपकी कौन? होता है प्रेसिडेंट। सेकंड ऑफ थिंग्स, जिसको हम कहते हैं कि उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है,
तो उसमें वो कौन सा हाउस था? अपर हाउस। अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है या स्टेट काउंसिल भी कहा जाता है। और उसके बाद लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है, जिसमें एमपीज चुन के जाते हैं। एमपीज तो राज्यसभा में भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के एमपीज वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जबकि लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल्स के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे में इन तीन बॉडी से मिलकर प्रेसिडेंट एंड टू हाउस, अदर टू हाउस लोकसभा एंड द स्टेट काउंसिल या फिर राज्यसभा, इनसे बनकर प्रेसिडेंट क्या बनती है? पार्लियामेंट बनती है। और द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। और किसी भी सरकार के गठन के लिए जरूरी है कि लोकसभा में उस पार्टी की मेजॉरिटी होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी लोकसभा की मेजॉरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो वो किसी भी डिसीजन को सही से ले नहीं सकता। जैसे कल की चर्चा करते हैं, कल हुआ क्या कि लोकसभा में, अभी हमने एग्जांपल दिया था कि लोकसभा जो वर्तमान राज्य की सरकार है, ठीक है, जो बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री ने जिसमें जो कृषि मंत्री राधारमण सिंह, उनके द्वारा जो बिल पेश किया गया, किसानों से संबंधित जो बिल पेश किया गया, उसके विरोध में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, ठीक, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन में रहकर काम करती तो उसका अपोज ना कर पाती, इसलिए उन्होंने अपोज करने के इंस्टीट्यूशन से त्यागपत्र दे दिया, ठीक। अब वो सरकार में नहीं, पार्टी में, लेकिन सरकार में नहीं है। तो अब हुआ क्या कि उस डिसीजन को कल राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर उस कृषि विधेयक को कानून बनाता और कानून बनाकर लोगों पर इंप्लीमेंट करता, उसके लिए जरूरी था उसे लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी का प्राप्त होना, उसकी सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी का प्राप्त होना। तो चूंकि लोकसभा में ऑलरेडी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में नहीं थी, लेकिन कल राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह, जिन्होंने कल माइक तोड़ी, पेपर फाड़े, मेज पर चढ़े, ये सब अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया, उनका कृत्य था, जो वास्तव में सेमफुल कंडीशन को दर्शाता है। अगर ध्वनिमत से कोई विधेयक पारित हो रहा है राज्यसभा में, जो कि चीफ होता है, कह सकते हैं कि जो अपर हाउस कहलाता है, और जब तक वहां से कोई कानून पास नहीं होता, कानून नहीं मानता, अगर वहां ध्वनिमत से पारित हो रहा है, इसके मतलब उस कानून में अच्छाइयां थीं, नहीं तो सारे राजनीतिक जो अपोजिशन पार्टीज थी वो खड़ी हो जाती सरकार के खिलाफ। लेकिन हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देकर, इसका मतलब था हरसिमरत कौर ने पंजाब में किसानों का सपोर्ट लेने के ऐसा काम किया, इसलिए कह सकते हैं उनकी जो पॉलिटिकल उनका डिसीजन था, ठीक है, वो पॉलिटिकल डिसीजन था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने केवल लगातार सरकार का विरोध करने के लिए ऐसा किया, नहीं तो ये जो कॉमन चीज, देखिए, इसमें किसी पार्टी के सपोर्ट की बात नहीं है, इसमें जो गवर्नमेंट के डिसीजन किसकी पॉलिसी की बात है, तो किस तरह से वो मतलब लोगों के प्रॉफिटेबल है, उस चीज को उन्होंने डिसाइड करने का काम किया और राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। तो निश्चित रूप से क्या था, वही जो मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बातें प्रमाणित हुई विद एग्जांपल। देखिए, आपको जो भी आज एग्जांपल दिए गए, विद इन वीक के एग्जांपल दिए गए, और ऐसे विद इन वीक के एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक, बस भाई। So were all these people involved in this decision regarding the office memorandum? Let us find out. The office memorandum was a culmination of a long chain of events. The government of India had appointed the second backward class commission in 1979. भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया था? ये जीके में भी काम आ सकता है। 1979, सभी लोग ध्यान से सुने। 1979 में सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, ठीक, सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। इट वॉज हेडेड बाई बीपी मंडल, और उसके हेड कौन थे? बीपी मंडल थे, इसको मंडल आयोग कहा जाता है, ठीक। Hence it was popularly called the Mandal Commission. It asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward class in India. और इस कमीशन ने ये बात पूछी थी कि वो क्राइटेरिया क्या है जिसके आधार पर हम किसी भी कैटेगरी को, किसी भी बैकवर्ड क्लास को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कह सकते हैं, ठीक। एंड रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन, और बहुत से सुझाव दिए। ऑन वन ऑफ दीज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और ये जो मेमोरेंडम आया था जिसको हमने चर्चा की थी, कब की? वो कब की थी? 13 अगस्त 1990 की। ये वही मेमोरेंडम था, ये वही मंडल कमीशन था जिसके सुझाव पर ये मेमोरेंडम तैयार किया गया और बैकवर्ड क्लास को डिसीजन दिया गया। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। और ऐसे नहीं, उनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। हमने कहा था ना कि एक भी डिसीजन नहीं लेगा, मंडल अकेले थे, लेकिन उनके रिपोर्ट को डिस्कस किसने किया? पूरी पार्लियामेंट
प्रेसिडेंट ने किया और तब जाके डिसीजन को फॉलो कराया गया, उसको लागू किया गया। बस भाई, फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। और कई वर्षों तक पार्लियामेंट, जो संसद के लोग थे और जो पार्टीज थी, इन्होंने इस रिकमेंडेशन को लागू करने की बात की। बट देन केम टू द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989, और अंत में आते आते लोकसभा का इलेक्शन 1989 का इलेक्शन आ गया। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल जिसके मुखिया थे बीपी सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, अपने एजेंडे में रखा इस बात को कि हम ये कमीशन लागू करेंगे। द जनता दल, दैट इफ वोटेड टू पावर, अगर आपने वोट देकर उनको पावर दी तो इट वुड इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट। द जनता दल डिड फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन, और इस आदेश, इसी मेमोरेंडम के एक मैनिफेस्टो को लेकर जनता दल सत्ता में आ गई 1989 के इलेक्शन में, सत्ता में आई। और इट्स लीडर, और उसके लीडर कौन है? बीपी सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने क्या किया? बहुत से डेवलपमेंट के स्टेप लिए। और वही ये बीपी सिंह है जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। जिस समय देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई, उसमें पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। चारों तरफ धरना प्रदर्शन, स्कूल कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद चल रहे थे। ठीक है, ये सारी समस्याएं उसमें पैदा हुई थी क्योंकि पूरी व्यवस्था को बदलने का काम था। The President of India in his address to Parliament announced the intention of government to implement the recommendation of the Mandal Commission। और उस समय के प्रेसिडेंट ने सरकार की इच्छा को लोगों के सामने जारी किया कि किस तरह से सरकार मंडल कमीशन को लागू करना चाहती है। और 6 अगस्त 1990 यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन ले लिया कि वो इंप्लीमेंट कराएगी इस रिकमेंडेशन को। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, और अगले दिन पार्लियामेंट चल रहा था और बीपी सिंह ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कराया कि वो क्या करेंगे अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि वो दोनों इस डिसीजन को अपने दोनों जगहों क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको बताएंगे। और इस प्रकार से अंत में 13 अगस्त 1990 को ये डिसीजन पूरी तरह से फॉलो कराया गया, पूरी तरह से इस डिसीजन को फॉलो कराया गया। तो इस प्रकार से बच्चों, तो इस प्रकार से क्या क्या एक नया डिसीजन आया, एक नया मेमोरेंडम आया और फिर सरकार की गतिविधि विलिकार्ण प्रणाली बदल गई। तो जो हमने इसका अभी एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल के थ्रू ये आपका सिस्टम, ये चीजें कंप्लीट होती हैं और किस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उसकी बातें आपको क्लियर हुई। अब अगले ऑडियो लेक्चर के माध्यम से या अगले लेक्चर के माध्यम से आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता के बारे में समझेंगे, द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी उसके बारे में समझेंगे। तो निश्चित रूप से आपको कैसे हमारा देश, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, निश्चित रूप से समझ